कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पूजा पाठ की चीजें भी हों तो लिमिटेड हों, पूजा की किताबें भी हों तो लिमिटेड हों, पढ़ने के शास्त्र भी हों तो उनकी व्यवस्थित अलमारी हो, 4, 6, 8 रखो। जरूरत नहीं है तो क्यों रख रखा है? उतना ही रखो जितना रखना चाहिए। लोग कुछ भी भरते चले जाते हैं, इसने ये दिया बोले जाके पटक दिया, उसने वो दिया उसको ले लेना ही क्यों भाई? मेरा मंदिर परिपूर्ण है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और लिया जा रहा है तो पुरानी चीज को हटाया जाए और नए चीज को रखा जाए। मंदिर एकदम मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घर का मंदिर भी, आप अपने मंदिरों में जाते हैं कितना अच्छा लगता है? आनंद आ जाता है। और वहां पर लाकर कोई कुछ भी कहीं भी रख दे तो दर्पण रखने दोगे क्या? नहीं भाई, मेरे घर में बहुत सारे फालतू यंत्र रखे थे, ये मैं मंदिर में विराजमान करना चाहता हूं। किसी हालत में नहीं। हम तो किताबें नहीं रखने देंगे, कुछ नहीं रखने देंगे। भाई जो कुछ भी है आप परमिशन लो, हमें को जरूरत होगी तो हम लेंगे, अन्यथा हम नहीं रख सकते। तो हम अपने घर को क्यों भरे? कई घर में मैं देखता हूं इतने सारे कलश रखे हैं कि कलश रखने की जगह नहीं, पूरा टांड भर रखा है लोगों ने। अरे मंगल कलश एक हो, बहुत सारे कलश आप जन्माभिषेक के इसके उसके कलश लेकर के आ रहे हैं। यदि वो कलश उपयोग में आते हैं तो आप उनको उपयोग में लें, उपयोग में नहीं आते हैं तो जिन्हें धातुओं की आवश्यकता है, जहां मूर्तियां बन रही हैं ढल रही हैं, भाई हमारी धातु लेकर के एक कलश लेकर के उस मूर्ति के निर्माण में लगा दो, हम आपको देने को तैयार है। ऐसा करो। हमारे घर से कलश भी निकल जाएंगे, चाहे वो चांदी के हों, तांबे के हों, पीतल के हों, दे दो। पीतल की भी मूर्तियां बन रही है ना, सारे कलश गल करके मूर्तियां बने, शानदार तरीके से मूर्ति बन सकती है और हमारे घर से वो चीज बाहर निकल सकती है। लोग पूछते हैं मुझसे कि महाराज श्री क्या करें, तो इनका एकमात्र उपाय यही है कि उनको सब कुछ इकट्ठा करके सीधे जयपुर भेजा जाए, गलवा करके मूर्ति बनाई जाए और मंदिर में जहां प्रतिष्ठा के लिए चाहिए वहां पर आप दे दे। क्या तकलीफ है? ये सब कुछ संभव है। तो मंदिर में उतनी ही चीज रखना है जितनी जरूरत है। मंदिर को खूबसूरत बनाना के चलना है। ये हो गया अपना घर का मंदिर। इसी प्रकार से दुकान ऑफिस का मंदिर है, उसमें भी ज़्यादा भरना नहीं है, व्यवस्थित तरीके से उसे रखना है। मंदिर में दीपक लगाएं या ना, ये भी प्रश्न आता है। और ये प्रतिष्ठित तो है नहीं यहाँ दीपक जलाएं या नहीं जलाएं। मंदिर ना हो तो भी घर में प्रतिदिन गाय के घी का दिया जलना चाहिए। तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है तो भी गाय के घी का, किसका? दुनिया में सिर्फ इकलौता गाय का घी है जो जलने के बाद ऑक्सीजन पैदा करता है। क्या? भैंस का घी ले लो, दुनिया में कोई भी तेल ले लो, सब कार्बन पैदा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ गाय का घी है जो जलने के बाद ऑक्सीजन देता है। हमारे बुजुर्गों ने यदि ये सब प्रक्रियाएं बनाई है ना, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन रहे हैं। हम नहीं समझते हैं, बात अलग है। घर में शाम को जब सूरज डूब जाता है, उस समय यदि एक गाय के घी का दिया जल जाता है तो वह दिया इतना ऑक्सीजन पैदा करता है कि रात भर पूरा परिवार उस ऑक्सीजन के माध्यम से स्वस्थ शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है। एक दिए से जो सिर्फ आपके घर में 10 से 15 मिनट जला है, उसने आपकी पूरी रात ऑक्सीजन से भर दी। आप आराम से उस ऑक्सीजन के साथ रहे। साथियों, टनों से ऑक्सीजन पैदा होती, टनों से। ये पेड़ पौधे वगैरह होते ना, ये छोटी मोटी ऑक्सीजन नहीं देते, ये टनों से ऑक्सीजन देते हैं। एक पेड़ एक पौधा टनों से हमें ऑक्सीजन दे रहा है। ऐसे एक छोटा सा गाय के दिए घी का दिया हमारे परिवार के लिए टनों से ऑक्सीजन दे देता है। इसीलिए हमें वह दीपक घर में शाम के समय तो जलाना ही चाहिए।
कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, लोग इस प्रकार के उपक्रम जुटा लेते, हमारे घर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती, गाय का की, लेकिन चाहिए गाय का। बाजार में बिकने वाला की गाय का है या नहीं मुझे पता नहीं, लेवल गाय का लगा है, कंपनी कौन सी है वो आप जानो, कौन दे रहा है वो आप जानो, लेकिन गाय का होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जितना बाजार में गाय का घी मिल रहा है उतनी गाय भी देश में हो। पहले समय में जब परिवार में शादी होती थी तो पिताजी पूरे मोहल्ले में बोल करके आते थे, भैया घी लगेगा। क्या बोल के आते थे? जब हमारे घर में, खुद के घर में कम से कम 20-25 गायें थी, भैंसें थी, सब थी, तब भी आस पड़ोस में बोल करके आते थे, भैया घी लगेगा, जितना दे सको देना। तब जिनके घरों में गायें हैं वो कहते थे, सेठ जी घी तो मिल जाएगा लेकिन 7 दिन बाद देंगे। क्या कहते थे? जब इतनी गायें थी तब हमें 2 किलो घी 7 दिन बाद मिलता था। और आज जब गायें नहीं है, आप बोलो कितना घी चाहिए? टन, 2 टन, 10 टन, 20 टन आपको घी उपलब्ध है। किसका चाहिए? गाय का, भैंस का, बोलो वो मिलेगा। गिर गाय का चाहिए, गिर गाय का बोलो कितना होना, वो मिल जाता। मैं सोचता हूँ गाय है नहीं, दूध की नदियां बह रही हैं, जितना चाहो उतना दूध लो। आपको तो सिर्फ फोन करना है, टैंकर आके खड़ा हो जाएगा, टैंकर दूध का। उतनी ही छाछ चाहिए आपको, छाछ का टैंकर आ जाएगा। दही बोलो 100 किलो भेज दूं, छेना बोलो भेजूं 50 किलो, चक्का बोलो, पनीर बोलो, जो जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा मिल रहा है। मैं सोचता हूं यार गाय भैंस तो दिखती नहीं है, दूध कहां से दिखाई दे रहा है? तो इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी कि गाय का घी ही ऑक्सीजन देगा, यदि उसमें मिलावट है तो वह कार्बन में कारण बन जाएगा, वही देगा। तो इसलिए गाय का घी होना जरूरी है, गाय का पालना जरूरी है। और जब गाय पालेंगे तभी जाकर के गाय का घर का दूध मिल सकेगा, दूध मिलेगा तो घी बन सकेगा, तभी संभव हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें आउट ऑफ डेट हो गई। क्या हो गई? आउट ऑफ डेट हो गई। ये बातें सिर्फ विमल जी सुनने में अच्छी लगती है। कैसे में अच्छी लगती है? सुनने में अच्छी लग रही है कि भाई महाराज श्री गौशाला के लिए बोल रहे हैं, गाय पालने के लिए बोल रहे हैं, ये अच्छी लगती सिर्फ सुनने में। हकीकत में इसे प्रैक्टिकल में कोई ला नहीं सकता, क्योंकि एक गाय को पालने के लिए एक व्यक्ति को जानवर बनना पड़ता है। सुबह से शाम तक उसके पीछे लगना पड़ता है, गोबर से लेकर गोमूत्र तक, सार की सफाई से लेकर के उसको नहलाने तक, धुलाने तक, पानी पिलाने तक, भूसा खिलाने तक, दाना डालने तक सब कुछ करना पड़ता। पूरा एक व्यक्ति को वैसा होना पड़ता है। इसलिए वर्तमान में ये सब बातें अप्रासंगिक जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी प्रसंग बस बोलना पड़ता है। मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेगा? तो गाय का घी समझ में आया? चलो, तो ये मंदिर में ये होना चाहिए जो हमारे द्वारा जलाया जाए ताकि ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। चलो आगे बढ़ते। सबसे बड़ी बात है, जो आप मंदिर बनाए वो मंदिर कभी भी सीढ़ी के नीचे मत बनाना, सीढ़ी के नीचे मत बनाना। दूसरी बात यह है, जो आप मंदिर बनाए उस मंदिर के अंदर सुरक्षित समझ करके तिजोरी मत रखना। मंदिर में रुपया पैसे रखने की पूरी तरह से मनाही है। आप लगे कि अच्छा स्थान है, चलो एक कोने में भगवान भी आ गए, मंदिर भी आ गए, छोटी सी तिजोरी भी रख देते हैं, रुपया पैसा रख देते हैं। मंदिर में रुपया पैसा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से वह वर्जित है। इसी तरह से मंदिरों में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और एक छोटा सा मंदिर बनाएं। आगे हम बढ़ते हैं तो हमने रसोई घर के बारे में देख लिया, मंदिर के बारे में जान लिया। अब सीधे आ जाते हैं हम अपने बेडरूम पर।
अब घर में 3 प्रकार के लोग होते हैं, वृद्ध, युवा और बच्चे। और तीनों प्रकार के लोगों के लिए हमें कम से कम 3 VH का मकान तो चाहिए। 3 बेडरूम हो, एक हॉल हो, एक किचन हो, इतना तो होना चाहिए। इससे कम में तो काम चलता ही नहीं है। अब 4 हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। चलो गेस्टों के लिए एक सुरक्षित स्थान हो गया, अन्यथा जब मेहमान आ जाते हैं तो हम बाहर निकल जाते हैं और अपना कमरा उनके लिए खाली कर देते हैं कि भाई आप यहाँ सो, क्योंकि मेहमान हो, हम बाहर सो जाएंगे। ऐसा होता है। उन्हें हॉल में तो सुला नहीं सकते। अपने बच्चों का कमरा खाली होगा या माता पिता का कमरा खाली होगा या आपका खुद का खाली होगा, ऐसा करना पड़ता है। हर घर में ऐसा होता है, क्योंकि मेहमान आते हैं तो हम उन्हें अपना कमरा देते हैं और खुद बाहर सोफे में आ जाते हैं। एक रात की तो बात है, निकाल लेंगे, ऐसा होता है। तो आपको 3 रूम बनाने हैं। कितने रूम बनाने? सबसे महत्वपूर्ण होता है मास्टर बेडरूम। कौन सा रूम? जो घर के मालिक के लिए है, घर के मालिक के लिए। उस रूम में मालिक का रहना ही जरूरी है। दूसरा व्यक्ति रहने लग जाएगा तो वह व्यक्ति उस घर का मालिक हो जाएगा। नेत्रत्व कोण जो है ये दक्षिण पश्चिम का कोना है। दक्षिण पश्चिम का कोना, इसमें आपने अपना छोटा बड़ा जैसा आपको लगता है आप वैसा शानदार अपना मकान बनवाएं। मैंने कल ही बोल दिया था, आग्नेय की ओर बढ़ते हुए आप यदि अटैच बनवा रहे हैं तो आग्नेय की ओर बढ़ते हुए उसमें आप अटैच बनवाएं। वायव्य की ओर बढ़ते हुए आप इसको ना बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपको आग्नेय की ओर ही बढ़ना है। आपका ये बेडरूम है, घर के आप मुखिया हैं, आप उसे बनाएं। आपके पैर जब सोते समय रहे तो उत्तर में रहे, इसका 100% प्रयास करिए। किसमें रहे? आपका सिर दक्षिण में और पैर ऐसी डिजाइन बनवाओ कि लेट बात आग्नेय की तरफ आ गए। आपका बराबर तरीके से अलमारी आदि जो है आपने बिल्कुल पूरा फर्नीचर सेट कर लिया है। बीच में आपका बेड है और बेड जब लगा है तो आपके पैर उत्तर दिशा की ओर है और आपका सिर दक्षिण में है। यदि यह पॉसिबल ना हो तो आप अपने पैर पश्चिम में भी कर सकते हैं, अपने पैर। और यदि यह भी पॉसिबल ना हो, दरवाजा ऐसे आड़े आ रहा हो, तो फिर आप अपने पैर पूर्व में भी कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण में पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए, ना दिन में ना रात में, कभी भी नहीं। दक्षिण में पैर करके सोने से निश्चित तौर पर आयु के निषेक जल्दी खिरते हैं, आयुष्य कम होता है। इसीलिए हमें दक्षिण में पैर करके सोने को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। भले आपका बेड ऐसा बना हो तो आप पलंग में उल्टा सोना प्रारंभ कर दो। यहां सिर रखते थे, अब यहां पर सिर रख लो, भले उल्टा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिर दक्षिण में रख करके उत्तर की ओर ही पैर करना है। क्योंकि तुम्हारा कमरा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन देख रहा है, तुम कैसे सो रहे हो। दरवाजा बंद करो, उत्तर में पैर करो, चुपचाप सो जाओ। ठीक है, घर तुम्हारा है ना। आपको अपने आप पर वो इफेक्ट ना करे, इसका ध्यान रखना। इस प्रकार से भोजन करने में बताया क्या कि आप भोजन करने बैठे डाइनिंग टेबल लगा करके एक साथ है, तो जो घर का मुखिया है उसका मुख पूरब में या उत्तर में हो, बाकी का किसी भी तरफ चलेगा। घर का मुखिया का मुख पूर्व और उत्तर में भोजन करते समय, बाकी के मुंह चलेंगे, लेकिन मुख्य व्यक्ति है वो सही दिशा में बैठ जाता है तो सबकी दिशाओं का दोष समाप्त हो जाता है। आपने कई प्राचीन मंदिर देखे होंगे, नए मंदिरों में ऐसा दिखता नहीं है कि वेदी के सामने वेदी बनी। देखी नहीं देखी आपने?
पदमपुरा गए होंगे तो आपने देखा होगा। आर.के.पुरम में ऐसा है क्या? आर.के.पुरम में सारी वेदियां ऐसी सामने है। अच्छा, ऊपर 24वीं वाली, हाँ 24वीं वाली है तो आमने सामने वेदियां हैं। कैसी हैं? आमने सामने वेदी होने पर वेदियों का दिशा दोष समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि ये वेदी उत्तर मुखी और ये वेदी दक्षिण मुखी है तो सामने वाला करे और मैंने दक्षिण मुखी मेरे से विराजमान करवा दिया। नहीं, उत्तर मुखी वेदी के सामने दक्षिण मुखी वेदी आती है तो दिशा का दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरह घर में जब हम बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो बड़े व्यक्ति की दृष्टि पूरब में है और बाकी लोग चारों तरफ घेर करके बैठे हैं, तो इस कारण से वह दोष दिशा का समाप्त हो जाता है। और अकेले अकेले बैठ करके भोजन करें तो फिर दिशा के अनुसार आप फिर उत्तर या पूरब में ही करें। साथ साथ करें तो बड़े को कहना आपका स्थान यह है, आप यहाँ पर बैठ करके करिए। ठीक है, ये व्यवस्था है। तो मैं आप सबसे ये बातें कर रहा हूं। तो आपका बेडरूम आपने नैऋत्य कोण में बनाया। कहां बनाया? नैऋत्य कोण में बनाया। अपने पैर अपने उत्तर में कर लिए, पश्चिम में कर लिए, या लास्ट में नहीं है तो पूरब में कर लिए, परंतु उत्तर द वेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो चुंबकीय तत्व है दक्षिण और उत्तर का, वो आपको बहुत रिलैक्स देगा, एकदम सुकून देगा। रात की नींद जो आपको मिलेगी पूरी थकावट को उतारने में कारण बनेगा। इसी कारण से आप उसको विशेष करके ध्यान दें। बच्चों का जो कमरा है वो वायव्य कोण में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? वायव्य कोण। वैसे स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए वह वायव्य कोण दिया गया है, उसमें सोने की परमिशन नहीं है, सोने की। परंतु मैंने कहा ना, जगह कम है, कैसा करेंगे? तो बच्चों के पढ़ने का रूम भी वही है और सोने का रूम भी वही है। आप उस बच्चे को वहाँ पर वायव्य कोण में कमरा बना करके दे दें। अब है हमारे माता पिता। कौन है? माता पिता। माता पिता है और आपके पास यदि नैऋत्य से लगा हुआ स्थान आपके पास है तो आप वहाँ पर उनका रूम बनवा सकते हैं। यदि वहाँ पर वो स्थान नैऋत्य से लगा हुआ जगह आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि नैऋत्य हो गया, उसके बाद स्टोर आ गया, उसके बाद आपका किचन आ गया, जगह खत्म हो गई, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।